कर रहे हैं उस हत्याकांड की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी। उस हत्याकांड की जिसमें एक उभरते हुए कलाकार का अंत है। उस हत्याकांड की जिसमें एक बाहुबली नेता को अर्श से फर्श पर लाने की पूरी दास्तान है। एक प्रेमिका के जलन में एक पत्नी जुर्म की तरफ आगे बढ़ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2003 में उभरती हुई कलाकार मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की, जिसने अमरमणि को अर्श से फर्श पर ला दिया और इसमें कई लोगों को सजा भी हुई। इतना ही नहीं, अमरमणि की कुर्सी तो गई ही, साथ ही अपने किए की सजा आज तक सलाखों के पीछे भुगत रहा है। वही मधुमिता शुक्ला जिसने अपने तरुणाई में ही मंच पर अपने कविताओं से एक अलग मुकाम बना लिया था। वही मधुमिता शुक्ला जिसकी हत्या ने यूपी की सियासत को हिला दिया था। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो जिस आदमी को अपनी पंक्तियों में कोस रही थी उसका भी सियासी सफर तबाह हो गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि तब एक प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल का बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी था। अमरमणि को पूर्वांचल में बाहुबली से नेता बनाने वाले हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन लव और धोखे की इस कहानी ने सूबे की सियासी तस्वीर को ही बदल दिया। साल था 1999 जब लखीमपुर खीरी के छोटे से कस्बे की रहने वाली मधुमिता शुक्ला कवित्री के रूप में सामने आई। तेज तर्रार युवा लेखिका मधुमिता राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी कलम चलाती थी। मधुमिता जल्द ही कई कवि सम्मेलनों के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पसंदीदा शख्सियत बन गई। नवंबर 1999 सुंदर और युवा मधुमिता पहली बार अमरमणि त्रिपाठी से मिली। अमरमणि नौतनवा से विधायक बन चुका था। वह कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की सरकारों में पहले काम भी कर चुका था। बाहुबली माने जाने वाले अमरमणि उन नेताओं में से थे जो दूर की सियासत में हर बदलती का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। लगातार 6 बार विधायक रहे अमरमणि के विरासत को ऐसे समझा जा सकता है कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक थे। अमरमणि विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। मधुमिता से उम्र में काफी बड़े भी थे, लेकिन मधुमिता के लिए वे एक आकर्षक व्यक्ति थे। मधुमिता जब अमरमणि के करीब आई तो वो बेहद खुश थी। वजह ये थी कि मंचों पर जो नाम उसने कमाया था, जिसके बूते वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, उसे एक सहारा मिल गया था और वो सहारा था अमरमणि त्रिपाठी का। बात साल 2001 के शुरुआती महीने की है। मंच पर मधुमिता ओज रस की कविताएं पढ़ रही थी, जिनके लिए वो शोहरत पा चुकी थी। अमरमणि को वो कविताएं रास आई या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो उसकी सूरत पर रिझा गया। इसके बाद शुरू हुआ मुलाकातों का दौर। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। मधुमिता निम्न मध्यम वर्गीय तबके से आती थी। उसे अमरमणि का साथ अपनी जिंदगी के सवर जाने जैसा लगा। अमरमणि उसे अपने भरोसे की गिरफ्त में लेने की कोशिश में लगा रहा। गाहे बगाहे मदद, परिवार के लिए कुछ पैसा और इस तरह की दूसरी चीजें देकर वह चारे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। अमरमणि की माँ को कविताओं का शौक था, तो उसने उसे भी एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। वह एक रोज अपनी माँ से मिलवाने मधुमिता को अपने घर ले गया। मुलाकात के दौरान माँ ने मधुमिता की कविताएं सुनी तो वो भी पूरी तरह प्रभावित हो गई। मधुमिता का घर आना जाना बढ़ गया और परिवार के बाकी लोगों से नजदीकियां भी बढ़ गई। कुछ समय बाद तो ऐसा हो गया कि उसके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए अमरमणि की पत्नी मधुमणि और उनके बच्चे भी जाने लगे, लेकिन तब तक किसी को भनक नहीं थी कि अमरमणि और मधुमिता के बीच क्या कुछ पक रहा है। अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता के करीब जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बस उसे एक मौके की तलाश थी और यह मौका भी उसे मिल गया। अमरमणि त्रिपाठी की माँ को कविताओं का शौक था और मधुमिता अच्छी कविताएं लिखती थी। मधुमिता की कविताएं सुनकर उससे कोई भी प्रभावित हो जाता था और हुआ भी यही। यह पैसे और पावर की तरफ मधुमिता का आकर्षण था या फिर अमरमणि का सातिर तरीका। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां बेहद बढ़ चुकी थी। जब हत्या के बाद सीबीआई सबूत को जुटाने का काम कर रही थी तो उसे कई होटलों के बिल मिले, हवाई जहाज के कई टिकटें मिली जो देश के कई हिस्सों के थे और कुछ टिकट तो विदेश के भी थे। इनके अलावा महंगे गिफ्ट्स के बिल, डायरी और चिट्ठियां तक मिली। ये सब कुछ दो तरफ इशारा कर रहे थे। एक मधुमिता की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से करीबियत थी और दूसरा वो गर्भवती थी। डायरी के इन पन्नों में एक जगह मधुमिता ने किसी को मंत्री जी कहकर संबोधित किया था। उसने लिखा था, आपको खुद से जोड़ते हुए कुछ शेर लिखकर भेज रही हूँ, पसंद आए तो हमें याद करिएगा, याद आए तो हमें फोन करिएगा। बता दें कि उस समय अमरमणि यूपी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। इस हत्याकांड की जांच उस समय की सीएम मायावती ने सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम हुआ और उनके शव को उनके गृह जनपद लखीमपुर भेज दिया गया। शव अभी रास्ते में ही था कि अचानक एक पुलिस अधिकारी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी एक टिप्पणी पर
पड़ी जिसने ये पूरा केस खोल कर रख दिया। दरअसल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि मधुमिता गर्भवती थी। अधिकारियों ने शव को फौरन रास्ते से वापस मंगवाकर उसकी दोबारा जांच करवाई। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। ये बात सामने आते ही यूपी में हड़कंप मच गया। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया। बढ़ते दबाव की वजह से बसपा सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे। तब इस केस को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट भेज दिया गया। जांच के दौरान इस केस में अमरमणि की पत्नी का भी नाम सामने आया। देहरादून की विशेष कोर्ट ने अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि समेत 4 लोगों को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। माना जाता है कि अमरमणि को चाहे उम्र कैद की सजा मिली हो, मगर सियासी गलियारों से अमरमणि का दबदबा कभी कम नहीं हुआ। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।